हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। खैर मकदम है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। पेश है केमिस्ट्री सेक्शन 2018 का क्वेश्चन पेपर पॉलीटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट के लिए। ठीक है, पॉलीटेक्निक यानी कि मानू पॉलीटेक्निक एंट्रेंस में जो 2018 का क्वेश्चन पेपर आया था उसका ये केमिस्ट्री का सेक्शन है, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं 10 सितंबर को एक प्रैक्टिस टेस्ट है जिसका रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। अगर 10 से 15 लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो मैं वो क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा और आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, अपने आप अगर आपको अपनी प्रैक्टिस चेक करनी है कि कैसी आपकी तैयारी है तो आप लिंक पे जाके उसमें रजिस्टर कराएं। अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और नाम देकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर भेज सकूँ ऑनलाइन और आप ऑनलाइन उसका एग्ज़ाम दे के सबमिट कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। ठीक है, 71 में क्या है, एफ ऑर्बिटल किस होल में होगा। ठीक है, तो होल होते हैं के, एल, एम, एन। ठीक है, और भी एक होल होता है। ठीक है, वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं के है, एल है, एम है, एन है और ओ है। के में कौन कौन से होते हैं, एस होता है सिर्फ। ठीक है, 1 एस होता है। एल में 8 होते हैं, वैलेंसी एल का 8 होता है, इसमें 2 एस 2 पी होता है। ठीक है, और एम में होता है 3 एस 3 पी और 3 डी। ठीक है, और एन में होता है 4 एस 4 पी 4 डी 4 एफ। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑर्बिटल आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफ ऑर्बिटल किस में आ गया है, एन शेल में आ गया। ठीक है, शेल का नाम एन है जिसमें एफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, एन शेल में एफ ऑर्बिटल होता है। ठीक है, बाकी के एल एम में नहीं होता है। ठीक है, ऑर्बिटल एफ जो है वो के एन शेल में पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। कार्बन की इलेक्ट्रॉफी तश्कील क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कार्बन का। ठीक है, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 1s 2s 2p स्क्वायर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1s 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर p स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 73। बोरोन की अलामत ये है। बोरोन की अलामत क्या होती है, सिंगल बी होता है। ठीक है, सिंगल बी बोरोन की अलामत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 74। एटम से इलेक्ट्रॉन की अखराज पर बनता है। इलेक्ट्रॉन से जब एटम्स, किसी भी एटम से जब इलेक्ट्रॉन का अखराज होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अखराज होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव आयन आता है। ठीक है, तो इससे पॉजिटिव आयन से क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका केटाइन। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा 74 का केटाइन। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन से एटम से इलेक्ट्रॉन अखराज होते हैं, निकलते हैं, ठीक है, तो उस पर प्लस का साइन आता है और वो केटाइन बनता है। और अगर एटम के ऊपर निगेटिव आयन आते हैं, यानी कि कुछ डिपॉजिट होता है आयन, तो उसमें निगेटिव साइन आता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो एनाइन बन जाता है। निगेटिव साइन जब आता है तो एनाइन बन जाता है, जब पॉजिटिव साइन आता है तो कैटाइन बन जाता है। ठीक है, इसके ऊपर आपका साइज़ का भी मैंने पिछले क्वेश्चन से बताया था, साइज़ के बारे में भी इसका सेम ऐसे ही होता है, उल्टा। यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन अखराज करेगा, यानी कि खर्च करेगा, बाहर निकलेगा, अखराज बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर प्लस साइन आता है। और जब कोई चीज़ बाहर निकलती है तो उसका वज़न या साइज़ कम होता है। ठीक है, तो कैटाइन का हालांकि साइन प्लस का होता है लेकिन इसका साइज़ छोटा होता है, और एनाइन का साइन उसके ऊपर जो माइनस आ जाता है, लेकिन इसमें गेन होता है, एटम्स का इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। ठीक है, तो एनाइन हमेशा साइज़ में बड़ा होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे आंसर कैटाइन हो जाएगा। ठीक है, एटम से इलेक्ट्रॉन के अखराज पर कैटाइन्स बनते हैं। ठीक है, आयन्स है, दोनों आयन्स होते हैं, कैटाइन और एनाइन दोनों टाइप के आयन्स होते हैं। एक पे पॉजिटिव साइन होता है, एक पे निगेटिव साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 75। इनमें से सबसे ज़्यादा हलशुदा
हालत में नमक किस पानी में पाया जाता है, यानी कौन से पानी में सबसे ज़्यादा नमक पाया जाता है? नदी का पानी, झरने का पानी, समुद्र का पानी, कुएं का पानी। तो ये तीनों पानी मीठे होते हैं, मीठा पानी होता है, ठीक है। और जो समुद्र का पानी वो खारा पानी होता है। सबसे ज़्यादा नमक इसी में होता है और नमक समुद्र के पानी से ही बनता है, वाइट वाला, ठीक है। और एक सेंधा नमक होता है जो रॉक से बनता है, पत्थर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। इनमें से कौन सा नमक असासी होता है, ठीक है। असासी बोलते हैं बेसिक नमक किसको बोलते हैं? तो जो हमारे खाने का जो नमक होता है वो सबसे बेसिक नमक होता है, इसको हम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। NaCl आपका असासी नमक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सैरशुदा महलूल कहलाता है, क्या कहलाता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी के साथ मिक्स करते हैं तो वो लाइम वाटर हो जाता है, चूने का पानी बोलते हैं उसको, लाइम वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 78। अगर कोई महलूल नीले लिटमस को सुर्ख करता है तो उस महलूल का pH क्या होगा, ठीक है। तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो ये एसिड होता है, ठीक है। अगर रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है तो वो बेस होता है। तो BRA और RBB ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। BRRB और ये AB सीरीज़ में है, आपको पता है, पहले A आता है फिर B आता है, BR, ठीक है। B पहले आता है, R बाद में आता है। तो आप याद रखिए, हमेशा कंफ्यूज करता है ये। तो आप याद रखने के लिए ये कर सकते हैं कि ब्लू टू R, यानी पहले क्या आता है? पहले क्या आता है? B, फिर आता है R, ठीक है। तो ब्लू से अगर R में जाते हैं तो पहले क्या आता है? A, और R से अगर B में जाते हैं तो A के बाद क्या आता है? B, यानी ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया। आपको पता है एसिड का pH स्केल क्या होता है? 7 से कम होता है। तो यहाँ पे 7 से कम क्या है? 4। तो आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा, D। तो याद रखने के लिए ये मेरा तरीका है, B2R R2B। B पहले आता है इसलिए A, ठीक है, और R बाद में आता है R2B, तो ये B आ जाता है। BRA और RBB ऐसे याद रख सकते हैं, एसिड और बेस, ठीक है। रेड लिटमस को अगर ब्लू कर रहा है तो वो हमेशा बेस होगा, वो 7 से ज़्यादा 10, 8, 9 ऐसे आएगा, ठीक है। 7 न्यूट्रल होता है, ठीक है, ना बेस है ना एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। मादा की हालत ठोस से बराह रास्त हालत गैस में तब्दील होने का अमल क्या कहलाता है, ठीक है। मादा की हालत, कोई भी चीज़ है वो ठोस में है, यानी कि सॉलिड से, कोई भी चीज़ सॉलिड से पहले लिक्विड में बनती है, ठीक है, और लिक्विड के बाद वो गैस में कन्वर्ट होती है, ठीक है। लिक्विड से जो गैस में कन्वर्ट होता है उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं, ये वाला, ठीक है। लिक्विड से गैस में जो कन्वर्ट होता है उसको इवेपोरेशन बोलते हैं, और वापस से गैस से जब लिक्विड में जाता है तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। और डिस्टिलेशन बोलते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है यानी कि लिक्विड से भाप का ही होता है, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे लिक्विड को, एक ही लिक्विड को अलग अलग लिक्विड में चेंज करने को डिस्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर पे एक चीज़ को, एक लिक्विड को गर्म किया और उसको अलग अलग टेम्परेचर पे निकाल लिया, ठीक है, तो उसको एक ही लिक्विड से बहुत सारे लिक्विड बनाने को डिस्टिलेशन बोलते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। लेकिन जो आपका यहाँ पे है कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनना, ठीक है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनने को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन का क्या उर्दू होता है? ढूंढ लीजिएगा डिक्शनरी में, याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो इंग्लिश में दिया, हो सकता है उर्दू में दे दे। तो सब्लिमेशन बोलते हैं, ठोस से डायरेक्ट हम गैस में तब्दील होने वाले अमल को सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। पानी का नुक्ता जोश क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है कितने डिग्री पे पानी खोलता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट, नुक्ता जोश, ठीक है। हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, पता नहीं क्या खास है इस क्वेश्चन में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। इनमें से किन सालमों के दरमियान बैन सालमी क़ुव्वत कशिश सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें से, यानी आपको पता है लिक्विड होता है, सॉलिड होता है और गैस होता है। तो सबसे कम जो आपस में जो बाहमी ताकत जो होती है, आपस की जो क़ुव्वत होती है, क़ुव्वत कशिश की वजह से ही कोई भी चीज़ सॉलिड, लिक्विड या गैस होती है, ठीक है। तो जो सॉलिड चीज़ होती है उसकी क़ुव्वत कशिश सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें सॉलिड क्या है? ये पानी है H2O, ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिक्विड है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और सबसे मजबूत जो है लोहे की धात है, यानी कि लोहे, ये सॉलिड हो गया लोहे की धात, तो इसकी क़ुव्वत कशिश सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। कमरा की तपिश पे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लोहे की जो धात होती है उसके दरमियान बैंड
यानी कि उनके दरमियान जो कुव्वत कशिश होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, पानी के सालमे का सालमी वज़न क्या है, ठीक है। पानी के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ठीक है। तो पानी का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है आपका वो 18.10 ऐसा कुछ समथिंग होता है, तो इसको हम 18 बोलते हैं, ठीक है। 18 है पानी का मॉलिक्यूलर वेट H2O का, ठीक है। H2O, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। इसको जब जोड़ेंगे तो हम 2 + 16, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 2 + 16 यानी कि ये 18 हो जाता है वाटर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 83, स्किन कैंसर की एक वजह ये भी है, स्किन कैंसर सब्ज घर असर, ये क्या हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से स्किन कैंसर नहीं होता है, इससे अर्थ का जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह है ये सब्ज घर असर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तेज़ाबी बारिश, एसिडिक रेन जो होता है उसमें आप बाहर निकलते नहीं हैं, लेकिन उससे नुकसान क्या होता है, जैसे कि ताजमहल का पीला पड़ना, वो एक प्रॉब्लम है। ताजमहल की जो खूबसूरती थी वो पीलापन आ गया था उसके अंदर, क्योंकि उसके चारों तरफ बहुत सारी इंडस्ट्री चालू हो गए थे और उस इंडस्ट्री से एसिड का भाप निकलता था और वो क्लाउड में जाके क्लाउड में वाटर के साथ मिक्स हो जाता था और क्लाउड बन जाता था, और क्लाउड फिर जब बारिश होती थी तो वो एसिडिक रेन होता था, तो जिसकी वजह से ताजमहल के ऊपर बुरा असर पड़ रहा था। इसलिए ताजमहल के इर्द गिर्द जितने भी फैक्ट्रियाँ थे उन सबको बंद कर दिया गया, ठीक है। तो तेज़ाबी बारिश का मैंने बता दिया क्या है। ओजोन लेयर में जो सुराख है, इसके वजह से स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर जो हमारे अर्थ के चारों तरफ है, तो उसमें छेद होने से क्या होता है, जो सूरज से जो डायरेक्ट आती है रेडिएशन, तो अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज जो आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, वो हमारे लिए ख़तरनाक होती हैं। तो ओजोन लेयर उसको फिल्टर करता था, तो ओजोन लेयर की परत में सुराख होने से वो डायरेक्ट यूवी रेज हमारे स्किन पे पड़ती है और उससे हमें स्किन बर्न हो जाता है, सन बर्न बोलते हैं उसको, और स्किन कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, ओजोन परत में सुराख की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 84, एक उम्दा बर्फपाशीद की मिसाल क्या है, ठीक है। एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की मिसाल इसमें कौन सी है? यूरिया है, शक्कर का महलूल है, ये भी नहीं है, यूरिया भी नहीं है। एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का महलूल, दोनों एसिड है, लेकिन इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो उसका ज़्यादा है बर्फ पाशीदगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है हाइड्रोक्लोरिक तरशा का महलूल। इसमें मुझे थोड़ा शक भी है, अगर किसी को सही आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है ताकि दूसरों को फ़ायदा हो, ठीक है। एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का महलूल, इन दोनों में मुझे थोड़ा शक है। मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, लेकिन पता नहीं इसका आंसर क्या है। तो आप अगर किसी को कंट्रास्ट बिल्कुल पक्का आंसर पता हो और उसकी वजह भी पता हो तो बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से किस महलूल का रंग नीला होता है, ठीक है। किस महलूल का, ठीक है, किस महलूल का रंग पीला होता है? आप महलूल पे ध्यान दीजिए, क्यों? क्योंकि C2SO4 अगर ये महलूल नहीं है, सिर्फ पाउडर अगर इसका लेंगे हम C2SO4 का, तो वो वाइट होता है, ठीक है। जैसे ही इसको पानी में हम घोलते हैं तो वो ब्लू हो जाता है, ठीक है, उसकी खासियत है। CuSO4 ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वाइट पाउडर होता है, लेकिन जब इसको हम पानी में घोलते हैं तो ये नीला रंग का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, बकमिंस्टर फ्लोरेंस, दरअसल इसको कहते हैं C60 को हम बकमिंस्टर फ्लोरेंस कहते हैं, ठीक है। ये बॉल जो फुटबॉल होता है, फुटबॉल के शक्ल का होता है, ठीक है। इसके जो बॉन्ड्स होते हैं ऐसे आपस में बॉन्डिंग होती है, इसकी फुटबॉल की तरह दिखते हैं, तो और उसमें 60 कार्बन्स होते हैं, ठीक है, 60 उसके बॉन्ड्स होते हैं, इसके लिए इसका C60 इसका नाम है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87, एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मकदार होती है, कितनी मकदार होती है? 92 से 98% तक, 92% से 98% तक एंथ्रासाइट में कार्बन होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बीच का लिया गया है 95%, ठीक है। यहाँ आंसर ए हो जाएगा 95%। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, वो खामिरा जो खमीर यीस्ट में मौजूद होता है और सुक्रोज को ग्लूकोज में तब्दील करता है, तो उसका नाम क्या है? तो यीस्ट में जो होता है इन्वर्टेस नाम का जो होता है, ये सुक्रोज को ग्लूकोज में तब्दील करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, वो तेल जो साबुन और मसफी में इस्तेमाल होता है, ठीक है। साबुन बनाने के लिए जो तेल का इस्तेमाल होता है, आंसर ए अरंडी का तेल है, और बी तिल का तेल है, सी अलसी का तेल है, और डी खोपरे का तेल है। खोपरे का तेल बोलते हैं कोकोनट ऑयल को, ठीक है, कोकोनट ऑयल।
तो कोकोनट ऑयल जो होता है वो सस्ता होता है, बाकी ये सारे महंगे तेल हैं, तो सस्ता तेल ही इस्तेमाल होता है हमारे। वैसे तो तेल सोयाबीन का तेल भी यूज़ होता है और आपका सनफ्लावर ऑयल भी यूज़ होता है साबुन बनाने के लिए। खोपरे का तेल सब बेस होता है, इसके साथ अलग अलग तेल मिलाया जाता है, लेकिन बेसिक जो तेल मिलाया जाता है वो कोकोनट ऑयल ही होता है, ठीक है। खोपरे का तेल बोलते हैं खोपरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, बैच की इस्तेलाह इस सनत में इस्तेमाल होती है, ठीक है। इस्तेमाल होली है या पता नहीं क्या है। बैच की इस्तेलाह इस सनत में इस्तेमाल होती है होना चाहिए, कोली है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो बैच प्रोसेस होता है, बैच यानी कि एक बैच लिया, उस पर काम किया और फाइनल प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। और फिर से दूसरा बैच लिया, फिर उस पर जो भी प्रोसेस है प्रोसेस किया और उसका फाइनल प्रोडक्ट बना। तो ऐसे बैच वाइज जो प्रोडक्ट बनता है उसको वहाँ पे हम बैच के इस्तेलाह ऐसे इंडस्ट्री में जहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है वो बैच के हिसाब से बनता है, ठीक है। और एक होता है कंटिन्यूस यानी लगातार बनता रहता है, ठीक है। तो एक होता है बैच प्रोसेस, BATCH बैच प्रोसेस, एक होता है कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। जैसे कि आपका पेपर प्रोडक्शन है, कंटिन्यूसली वो चलता रहता है, ठीक है। पल्प होता है, पल्प डाला, पल्प से वो फाइनली घूम घूम के ड्रम्स होते हैं, वो सूख के ऐसे करते करते सूखते लास्ट में पेपर यहाँ पे बन जाता है, वो कंटिन्यूस होता है। जैसे बैच प्रोसेस हो गया कि मैंने ये सामान लिया, ये सामान लिया, ये सामान लिया, 2-3 सामान लेके उसको मिक्स किया, जो भी प्रोसेस है, या दूसरा प्रोसेस किया, फिर तीसरा प्रोसेस किया, ऐसे करके फाइनल कुछ बन गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बैच प्रोसेस। फिर यहाँ से क्लोज़ किया, फिर इन सबको सफाई किया, फिर से वही सामान फिर से लिया और फिर नेक्स्ट बैच में प्रोडक्शन किया, तो उसको बोलते हैं बैच प्रोसेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन सी सनत है जहाँ पे बैच का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम क्या क्या है। फल्सकारी जो है, ठीक है, फल्सकारी देखिए सी, ये मेटल वर्क्स को बोलते हैं, ठीक है, मेटल वर्क्स को बोलते हैं फल्सकारी। पूजाकारी बोलते हैं इसको, सिरामिक्स के जो काम होते हैं, सिरामिक्स का जो काम होता है वो कोजागरी बोलते हैं, ठीक है। शीशा साजी आपको पता है, शीशे का जिस शीशे की जो इंडस्ट्री होती है उसको शीशा साजी बोलते हैं, और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस में, क्योंकि बैच का इस्तेमाल मेटल वर्क्स में भी हो सकता है, कोजागरी यानी कि सिरामिक वाला तो मुझे लगता है कि कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, सिरामिक बनता रहता है, लेकिन उसमें भी बैच का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि सिरामिक के लिए पहले जो मिट्टी होती है, मिट्टी को सानना पड़ता है, फिर यानी बैच भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। तो इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं है, और जिसको भी कंफर्म हो वो कमेंट में बता सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो जो मेटल वर्क है, ठीक है, मेटल वर्क जो है ये इसमें बैच का इस्तेलाह इस सनत में इस्तेमाल हो सकता है फल्सकारी में, ठीक है। बाकी चेक कर लीजिए क्या है, ठीक है। समझा दिया मैंने बैच क्या होता है, ठीक है। तो सोच समझ के आप आंसर कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, फिशर ट्रॉप्स, ठीक है। फिशर ट्रॉप्स के अमल के ज़रिए पेट्रोल की तैयारी में ये गैस इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। फिशर ट्रॉप्स क्या है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है। 2 साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे ये प्रोसेस का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से क्या बनता है, पेट्रोल बनता है। कौन सा पेट्रोल, ये पेट्रोल जो हम यूज़ करते हैं गाड़ियों में वो पेट्रोल नहीं, सिंथेटिक पेट्रोल, ठीक है। जो हम इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल गाड़ियों में वो होता है हमारा नेचुरल पेट्रोल होता है, ठीक है। नेचुरल तरीके से यानी ज़मीन के नीचे से डायरेक्ट कच्चा तेल निकालते हैं और उसको फिर प्रोसेस करके पेट्रोल बनाते हैं। और ये जो होता है इसको बोलते हैं सिंथेटिक पेट्रोल, ठीक है। सिंथेटिक पेट्रोल क्या होता है, फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस से हम गैस को ट्रीटमेंट करके, गैस का रिएक्शन करके हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा गैस होता है, वाटर गैस, बायोगैस, एसिटाइलिन और प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस को ही हम इस्तेमाल करते हैं सिंथेटिक पेट्रोलियम बनाने के लिए। प्रोड्यूसर गैस का दूसरा 2-3 नाम है, ठीक है। एक नाम होता है आपका कोल गैस, ठीक है, कोल गैस बोलते हैं, और दूसरा है सिन गैस, SYN, सिन गैस। तो ये तीनों नाम अगर कोई आ जाता है तो तीनों आपको आंसर सही होगा, कोल गैस, सिन गैस या फिर प्रोड्यूसर गैस। तो यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, फेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की कसीर तर कैबी यानी पॉलीमराइजेशन से ये प्लास्टिक हासिल होती है, ठीक है। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड्स
का जो पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, प्लास्टिक को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन, तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के पॉलीमराइजेशन से जो प्लास्टिक बनता है वो होता है हमारा बैकेलाइट। प्लास्टिक बहुत टाइप्स के प्लास्टिक बनते हैं, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड भी एक प्लास्टिक है, पॉलीविनाइल साइनाइड भी एक प्लास्टिक है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड भी है। तो बैकेलाइट जो प्लास्टिक होती है, ठीक है, वो हम फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से के पॉलीमराइजेशन से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। बॉयलर्स में स्केल्स के बनने से क्या होता है? स्केल्स क्या होता है बॉयलर में, आपको बता दूं। अगर ये आपका एक बॉयलर है, ठीक है, और यहाँ से अगर हीट दी जाती है, ठीक है, यहाँ पे अगर आग देते हैं तो यहाँ ये और इसके अंदर पानी होता है, ठीक है। तो पानी को जब बॉयल करते हैं तो हमारा स्टीम बनता है। बॉयलर का काम स्टीम बनाना होता है, ठीक है। तो बॉयल करते करते क्या होता है, यहाँ पे एक परत जम जाती है, ठीक है। बॉयलर में जहाँ से नीचे गर्म करते हैं एक ही जगह पे गर्मी जाती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो पानी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, नमक होता है और जो भी सॉलिड चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे नीचे जम जाती हैं। बॉयल होने से क्या होता है, वो वाटर वेपर बन जाता है, स्टीम बन जाता है और स्टीम आपका निकल जाता है। जहाँ जो भी इस्तेमाल है स्टीम यहाँ से निकल के उसका इस्तेमाल हो जाता है। तो जो कचरा जो होता है पानी के अंदर, जो कचरा होता है या मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होता है, बहुत कुछ होता है, वो सब यहाँ पे जमा होते जाते हैं। तो यहाँ पे वो चिपक जाते हैं इसकी दीवार से, तो वो उसको स्केल्स बोलते हैं। उससे क्या होता है, जब यहाँ पे मोटी परत जम जाती है तो उससे क्या होता है, गर्म जल्दी नहीं होता है। फिर जब आग देते हैं तो बॉयलर थोड़ा देर से गर्म होता है। देर से गर्म होने से क्या होगा, ईंधन बर्बाद होता है। जो फ्यूल हम यहाँ पे आग के लिए जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वो बर्बाद होता है। तो आंसर देख लेते हैं क्या क्या है। बॉयलर्स की सलाहियत में इजाफा होता है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। इजाफा, सलाहियत उसकी कम हो जाती है, ठीक है। बी है, ईंधन बर्बाद होता है, ठीक है, ये सही है आंसर। बॉयलर्स की धात सिकुड़ती है, ठीक है। सिकुड़ना फैलना तो होता ही है बॉयलर्स में। जब हम आग लगाते हैं तो ये फैलता है, गर्म करते हैं तो फैलता है, और जब ठंडा होता है तो ये सिकुड़ जाता है बॉयलर, ठीक है। ये तो होता ही है, लेकिन इससे कोई स्केल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और लास्ट है, हरारत ज़ाया नहीं होती, हरारत ज़ाया होती है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर आपका बी हो जाएगा, ईंधन बर्बाद होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 94। H2O में sp3 इख्तलात वाक़ होता है, इस सालमा में बैंड का ज़ाविया क्या है? ठीक है, H2O यानी पानी जो होता है, H2O पानी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें sp3 इख्तलात वाक़ होता है, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं। इस सालमा में बैंड का ज़ाविया क्या होता है? ठीक है, इस सालमा में बैंड का जो ज़ाविया होता है वो 109.5 डिग्री का होता है H2O में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 95। लेड स्टोरेज खाना इसकी मिसाल है, ठीक है। लेड स्टोरेज खाना सेल को बोलते हैं, ठीक है। लेड स्टोरेज सेल यानी बैटरी की बात हो रही है यहाँ पे। बैटरी जब बहुत सारे सेल को जब हम जोड़ देते हैं तो वो बैटरी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लेड स्टोरेज सेल जो है उसकी मिसाल क्या है? वोल्टाइक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, या इनमें से कोई नहीं, या दोनों भी, ठीक है। तो वोल्टाइक सेल जो है वो लेड स्टोरेज बैटरी की मिसाल है, ठीक है। सेकेंडरी लेड स्टोरेज बैटरी सेल की जो मिसाल है वो सेकेंडरी है, ठीक है। वोल्टाइक सेल इसका आंसर है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये जस्ट ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और ये इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। जेल में दिए गए कीमियाई अशिया में से किस महलूल की मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी एक जैसी होती है? ठीक है, तो इसका तो वैसे फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है, ठीक है। अगर आपको मैं शॉर्टकट बताता हूँ कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी किस महलूल का एक जैसा होगा, ठीक है। उसके लिए आपको ये जो पहला होता है, ठीक है, इनका आपको देखना है कि इनका एन फैक्टर क्या है, ठीक है। एन फैक्टर आपको देखना है, एन फैक्टर जिसका 1 होगा उसी का मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे H2 है, तो H2 का मतलब हो गया इसका एन फैक्टर 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे Na2 है, सिर्फ Na होता तो Na का होता है एन फैक्टर 1 होता है, लेकिन यहाँ पे Na के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा इसका एन फैक्टर। यहाँ पे K है, K का जो आखिरी होता है, ठीक है, K का जो एन फैक्टर होता है वो कितना होता है? K का एन फैक्टर होता है 5, ठीक है। एन फैक्टर K का होता है 5,
और Na का मैंने बताया यहाँ पे n फैक्टर जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो जिसका भी n फैक्टर 1 होगा जिस केमिकल का, वो उसका मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी दोनों पानी में जो घोलेंगे तो दोनों सेम होगा, मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा NaCl, नमक जो होता है उसका मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी दोनों सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 97, कुर्राए अर्ज पर कसरत के लिहाज से तीसरे नंबर पर कौन सी गैस पाई जाती है, ठीक है। कुर्राए अर्ज बोलते हैं अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। कुर्राए अर्ज, कुर्रा बोलते हैं एटमॉस्फेयर को, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन होते हैं, सेकंड में ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, ठीक है। 78% लगभग ये होता है नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और लगभग यानी 0.9 से 1%, यानी 0.9 to 1% होता है आपका आर्गन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी, आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, हयातियाती तनों यानी बायोडाइवर्सिटी को इससे ख़तरा नहीं है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जो दुनिया में अलग अलग चीज़ें रहती हैं, यानी इंसान है, जानवर में भी बहुत तरह के चरिंद हैं, परिंद हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सांप है, बिच्छू है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दुनिया में, हयाती दुनिया में ये चीज़ें मौजूद हैं, यानी डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है कि मुख्तलिफ चीज़ें, ठीक है। तो बायो मीन्स हो गया, आपको पता है बायो क्या होता है, हयातियाती, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब मुख्तलिफ तरह की जो जिंदा चीज़ें हैं, जिंदगियाँ हैं, वो सारी चीज़ें दुनिया में है, इसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो इसको ख़तरा है किस चीज़ से, सनती तरक्की से ख़तरा है। क्यों, सनती तरक्की में क्या होता है, बहुत सारे जंगलात को काट के हम इंडस्ट्री लगाते हैं, उसमें हम ख्याल नहीं रखते हैं कि हमारे जितने भी हयातियाती तनों हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी का ख्याल नहीं रखा जाता है, जिसकी वजह से इसको नुकसान है उससे, ठीक है। शिकार करने से क्या होता है, शिकार करने से ख़ास तरह के जानवर जो हैं उनको धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। जैसे टाइगर, आपको पता है टाइगर की जो नंबर ऑफ टाइगर्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, यानी लुप्त हो जाएंगे, यानी कि गायब हो जाएंगे, ये जाति ख़त्म हो जाएगी, टाइगर देखने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे जानवर हैं जो ख़त्म हो गए, जिनको आप देखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो शिकार करने से भी बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, सनती तरक्की से खतरा है। सैलाब एक चीज़ है जिससे नुकसान तो होता है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी को खतरा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सैलाब आने से कोई एक जाति प्रजाति ख़त्म हो जाती है, कोई एक नूह ख़त्म हो जाता है, ऐसे कोई एक स्पीसीज़ ख़त्म हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। नुकसान तो होता है सैलाब से, लेकिन बायोडाइवर्सिटी पे इस पर कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ख़तरा नहीं है सैलाब से। तो मेरे हिसाब से ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें सैलाब आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई रीज़न है बताने का तो आप कमेंट बॉक्स में रीज़न बता के आंसर बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे हम। 99, जब तामुल की तपिश में 10 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होता है तो तामुल के रफ्तार में क्या होता है, ठीक है। तामुल इंटरेक्शन को बोलते हैं, एक्चुअल वर्ड जो इंग्लिश का तामुल का इंटरेक्शन होता है, ठीक है। इंटरेक्शन किस में होता है, रिएक्शन में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें इंटरेक्शन होता है आपस में मॉलिक्यूल्स का। तो जब 10 डिग्री सेल्सियस का जब इजाफा करते हैं तो ऐसी बात आपको पता है कि अगर किसी भी रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उसका बढ़ता है, तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसा एक अप्रॉक्सीमेशन यानी अनुमान लगाया गया है कि 2 गुना से 3 गुना इजाफा हो जाता है रिएक्शन में, ठीक है, इंटरेक्शन में। 10 डिग्री सेल्सियस का जब चेंज बढ़ाते हैं तो 2 से 3 गुना इजाफा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है। किसी शय की दाखिली तवानाई यानी इंटरनल एनर्जी मुनसर होती है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के अंदर जो इंटरनल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है आपकी कीमियाई साख्त पे, यानी कि केमिकल स्ट्रक्चर क्या है उसका, ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर और तबई हालात यानी फिजिकल कंडीशन क्या है और केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उस पर डिपेंड करता है उसका इंटरनल एनर्जी। ये आप खुद से भी सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई चीज़ अगर सालमे में मौजूद जवाहर की तादाद, ठीक है, अगर किसी सालों मॉलिक्यूल बोलते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर अगर एटम्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा से उसके इंटरनल एनर्जी ज़्यादा नहीं हो जाएगी, ठीक है। कोई चीज़ अगर बड़ी है तो मतलब साइज़ बढ़ जाएगा ना, इंटरनल एनर्जी बढ़ने का कम ज़्यादा से मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरा है शय में मौजूद सालमों की तादाद, यानी कोई चीज़ किसी शय में अगर मॉलिक्यूल से ज़्यादा है तो उससे इंटरनल एनर्जी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, ज़्यादा या कम नहीं होगी। वो डिपेंड करता है कि आपस में उन दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके आपस में केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी कंडीशन कैसी, तब यानी फिजिकल कंडीशन क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है जहाँ पे है वो चीज़, ठीक है। अगर जैसे लोहा है, लोहा बहुत इंटरनल एनर्जी लोहे में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसको गर्म कर देंगे तो वो लिक्विड बन जाता है, तो एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी वैसे तो
डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी, उसके अंदर कितनी है अंदर पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, पीई और केई पे। लेकिन यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कीमियाई साख्त यानी कि केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक, केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है उस शय का और तबई हालात क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा क्वेश्चन और आंसर। अगर इसमें कुछ गलती है तो आप कमेंट कर सकते हैं बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि केमिस्ट्री मेरी भी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मैं भी गूगल से ढूंढ के आंसर निकालता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करना नहीं भूलेंगे। जो भी टेस्ट देने वाले हैं, मानो एंट्रेंस टेस्ट के बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैं सबसे मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि आप जाएं उस साइट पे और रजिस्टर कर लें टेस्ट के लिए, ताकि आप अपने टेस्ट की तैयारी चेक कर सकें, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं और उस लिंक से जाके आप रजिस्टर करा लें प्लीज़, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।